दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माइक मेंटरजर के ट्रेनिंग के बारे में। माइक मेंटरजर कौन थे ये, आज हम वीडियो में थोड़ा सा ये भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। Whatever you choose, freeweights or machines, no one piece of equipment is capable of working magic. For optimal results, the single most important factor is intensity of effort. The results you realize will be totally dependent on the energy you put forth. So give it your all and realize your ambitions. This is your host, Mike Mentzer, wishing you much success with high-intensity training. तो माइक मेंटरजर और उनकी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कमाल करा इसने अपने समय में। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ी सी बात करें और बड़े माइक मेंटरजर की लाइफ के ऊपर, तो ये ज़रूर से हमें पता होना चाहिए कि माइक मेंटरजर कौन थे। ये थे मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर अमेरिका और आर्नोल्ड के सबसे बड़े दुश्मन। अगर थोड़ी सी और एलैबोरेट करूँ इस स्टोरी को, तो माइक 1979 के मिस्टर ओलंपिया में सेकंड आए थे, यानी फ्रैंक ज़ेन से हार गए थे। ऑल्दो इन्होंने अपनी क्लास तो जीत ली थी, तब हैवी वेट क्लास भी होती थी एक ही कंपटीशन में और लाइट वेट भी, पर लाइट वेट फ्रैंक ज़ेन ने इनको हैवी वेट होते हुए भी हरा दिया। और यहाँ हम अगर बढ़े अपने 1980 के मिस्टर ओलंपिया पे, तो उसको तो कोई नहीं भूल सकता। 1980 मिस्टर ओलंपिया में फोर्थ आने वाले एथलीट, जिनको बाद में उठा के 5th नंबर पे डाल दिया गया, और आज तक का इतिहास में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया था यही 1980। आर्नोल्ड का कमबैक और उनका इस कंपटीशन को जीत जाना 7वीं बार इतना ज़्यादा और इतना बड़ा सदमा था माइक मेंटरजर के लिए कि उन्होंने इसके बाद बॉडी बिल्डिंग को ही क्विट कर दिया। आर्नोल्ड इसीलिए उनके सबसे बड़े दुश्मन थे लाइफ लॉन्ग। वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को इस ईयर में मिस्टर ओलंपिया बनना चाहिए था। इनफैक्ट माइक की आर्नोल्ड से एक खतरनाक वाली लड़ाई भी हुई थी बैक स्टेज ओलंपिया वाले दिन। उसकी आपको एक ये फोटो दिखाई दे रही होगी। मरते दम तक भी माइक मेंटरजर ने अपने आप को ओरिजिनल विनर माना 1980 मिस्टर ओलंपिया का, और 2001 में एक ट्रेनिंग वीडियो शूट करते दौरान कुछ घंटों के बाद उनकी डेथ हो गई। हैरानी इस चीज की थी, माइक रात में सोते सोते ही नींद में चल बसे, और ठीक 2 दिन बाद उनके छोटे भाई रे मेंटरजर का भी देहांत हो गया। पर मरते मरते माइक अपने पीछे छोड़ गए एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जिसने जन्म दिया महान डोरी नियेट्स को, जिनको आज हम जानते हैं एज 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया। और उसके अलावा पूरी दुनिया भर में इस फॉर्मूले को, इस ट्रेनिंग मेथड को कई सारे लोगों ने अपनाया। ये फॉर्मूला था दोस्तों एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक जिसका नाम था हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, और बाद में चेंज होकर यही हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम बना हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जिसको डोरी नेट्स ने अडेप्ट किया अपने पूरे मिस्टर ओलंपिया के सफर में। माइक मेंटरजर का हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम ओरिजिनली इंस्पायर्ड था आर्थर जोन्स से, जो इस प्रोग्राम के एक्चुअल क्रिएटर थे। लेकिन माइक का ये प्रोग्राम क्या था, क्यों ये इतना खास है कि इंस्पायर कर रहा है सभी लोगों को, यहाँ तक कि बाहर के यूट्यूबर्स वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर पहले ही कई सारी वीडियोस बना चुके हैं। लोग वाइडली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप लोगों ने भी मेरे से कई बार बोला माइक मेंटरजर की ट्रेनिंग प्रोग्राम पे एक वीडियो ज़रूर बनाओ तो सही। आज हम डायरेक्टली इस वीडियो में इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे ये कैसी स्ट्रेटेजीज थी माइक की, जिसके लिए वो आपको कहते थे हफ्ते में 3 दिन या हद मार के 4 दिन वर्कआउट करना ही बहुत है, और हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट वर्कआउट करना बहुत है। I trained literally for 30 minutes 4 times a week. उस समय में ये माइक मेंटरजर कहते थे, जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ठीक उल्टा कहते थे, और ये बताते थे दुनिया को कि मैं 5 घंटे जिम में वर्कआउट करता हूँ और सातों के सातों दिन वर्कआउट करता हूँ। I started training 5-6 hours a day and became a fanatic about it. देखा जाए तो माइक का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आर्नोल्ड के उतने ही खिलाफ था जितना कि माइक खुद आर्नोल्ड के खिलाफ थे। तब तो लोगों ने माइक के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कुछ खास नहीं समझा, लेकिन आज वहीं वाइड स्प्रेड हो रहा है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया भर में लोगों के बीच, और लोग फैन हो रहे हैं इसके। तो बात करते हैं ऐसा क्या था ये। देखो दोस्तों, एक मैं आपको अगर अंदाज़ा दूं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर, तो थोड़ा सा कंपैरिजन हम उठाएंगे और उसके बाद हम इसकी डायरेक्टली बात करेंगे। कंपैरिजन कैसे, आज हम लोग सुनते हैं FSG-7 एक हाइपर वॉल्यूमाइजेशन ट्रेनिंग टेक्निक इन्वेंटेड बाय हेनी रम्बॉट, जिसमें हमें यह सिखाया जाता है कि मसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम कैसे ऐड करा जाए, यानी ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा करके उस मसल को कैसे गुब्बारे की तरह फुला दिया जाए। वहीं माइक मेंटरजर की ट्रेनिंग एकदम उल्टी थी। ये तो फोकस करती थी लो वॉल्यूमाइज ट्रेनिंग पर। ये ट्रेनिंग पूरी तरह से फोकस करती थी मसल को ब्रेक करने में, मसल की डेंसिटी को बढ़ाने में। लाइक जो एक ट्रेनिंग वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, पावर लिफ्टर्स करते हैं, हैवी डेंसिटी बढ़ानी, ना कि वॉल्यूमाइजेशन करना, बिल्कुल ही अलग है। और सिर्फ इतना ही नहीं रुकते थे माइक, कहते थे कि आपको एब्सोल्यूट फेलियर तक भी जाना है। इसीलिए इनका नाम पड़ गया मिस्टर हैवी ड्यूटी। अब हम दोस्तों सीखते हैं कि हमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये ट्रेनिंग करने के लिए चाहिए क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले आपको चाहिए एक ट्रेनिंग पार्टनर फॉर श्योर।
दूसरी चीज, एक माइंडसेट पुश करने के लिए एब्सोल्यूट फेलियर तक। तीसरी 30 मिनट आपके पूरे दिन के, और चौथी ऐसे 3 दिन, यानी बचे हुए हफ्ते के 4 दिन आप खाली बैठोगे। ये मैं आपको बता दूं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बिगनर्स या इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए भी नहीं है, बल्कि बहुत ही जो हार्डकोर पुश करते हैं, इंटेंसिटी तक जाने का दम रखते हैं, सिर्फ उनके लिए। अब ट्रेनिंग कैसे करनी है ये सीखते हैं। मेंटरर प्रिस्क्राइब करते थे सिर्फ 3 से 6 वर्किंग सेट्स पर बॉडी पार्ट। लाइक अगर आप चेस्ट मारने जा रहे हो तो 6 सेट करने के बाद आपको जिम से बाहर निकल जाना है, जिसके अंदर टिपिकली 1 से 2 लाइट वार्म अप सेट्स भी रहेंगे और वो काउंट नहीं होंगे। माइक कहते थे कि पर एक्सरसाइज आप 1 से 2 वार्म अप सेट्स लगाओगे। अब मान के चलो दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो 3, अब हर एक एक्सरसाइज में 2 आपने वार्म अप सेट लिए, 2 आपने वर्किंग सेट लिए, यानी 4 सेट आप एक एक्सरसाइज में ले रहे हो, तो 4 × 3 हो गए 12 सेट्स, यानी टोटल हमें 12 सेट करने हैं। लेकिन अब आप कहोगे यार ये कौन इंसान है जो वार्म अप को भी मेन सेट में काउंट कर रहा है? जब 6 सेट बोले हैं तो 6 ही काउंट करो ना, उसको 12 क्यों बना रहे हो? पर आगे जाकर के आपको कुछ समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। खैर, माइक यहाँ पर 6 सेट की बात करते हैं, या कम से कम 3 तो लगाओ जरूर। यानी अगर इसको और थोड़ा खोल के सोचो ना, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो अगर आप चेस्ट लगाने जा रहे हो तो चेस्ट को सिर्फ 3 सेट में भी खत्म किया जा सकता है। यानी अगर आपने 3 एक्सरसाइज लगाई तो हर एक एक्सरसाइज को सिर्फ 1 सेट में खत्म करना है। ये इतने कम वॉल्यूम की बात करके चल रहे हैं, आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? अब हम इस टेक्निक को एक एग्जाम्पल से पूरा समझते हैं। माइक मेंटरर के ट्रेनिंग अगर हमें करने जाना है जिम में तो हम किस तरह करेंगे, उसकी अप्रोच अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है वीडियो में। इसके अंदर मान लो अगर हम एक्सरसाइज लगाते हैं, पैक डेक से शुरुआत करते हैं, चेस्ट मार रहे हैं आज हम, तो इसके अंदर माइक बोलेंगे सबसे पहले हम पैक डेक करेंगे, जिसके अंदर डेफिनेटली हम पहला वार्म अप सेट लगाएंगे और फिर हम दूसरा वार्म अप सेट लगाएंगे। दूसरे सेट में हमारा वजन होगा 75% एक वर्किंग सेट की। यानी कि अगर हम एक वर्किंग सेट करते हैं जो हमारा मेन सेट कहलाता है, अगर हम 100 किलो पे पैक डेक उठा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वार्म अप के अंदर आपको 75 किलो वजन उठा लेना है। 75 किलो उठाने को ही वार्म अप कहते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी तो इसको ऐसा नहीं कहेगा, वो तो उसको मेन वर्किंग सेट ही काउंट करेगा। तो अब थोड़ी सी आपको मेरी वजह समझ आ रही होगी मैंने क्यों 6 सेट को 12 सेट बोला था। लेकिन खैर, माइक की यही फिलॉसफी थी। इस तरीके से आपका वार्म अप यहाँ पे खत्म। अब में होगा स्टार्ट मेन वर्किंग सेट। ये कहते थे जो आपका वर्किंग सेट है या तो 1 कर लो या 2 कर लो। अगर 2 करते हो तो दूसरे वर्किंग सेट में आप कितना वजन उठाओगे? 100 किलो उठाओगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये वार्म अप ही 75% वजन के साथ में करवाया करते थे। और ये आपको गारंटी लेनी है कि 100 किलो में आप 8वें रैप तक जाते जाते फेल हो जाओ, यानी 8वां रैप आपसे पुश नहीं होना चाहिए। और ये है एब्सोल्यूट फेलियर। अगर आपको लगता है कि मैं 10वां रैप भी निकाल सकता हूँ या मैं 13वें रैप तक जा सकता हूँ, 13 बार इस वजन को उठा सकता हूँ, तो 100 kg आपके लिए मेन वर्किंग सेट नहीं है। आपको यहाँ पर 110 या 120 किलो के आसपास उठाना था। इसीलिए माइक कहते थे कि एब्सोल्यूट फेलियर तक पहुंचना मैंडेटरी है 6ठे रैप या फिर 8वें रैप के अंदर अंदर। और ये हो गया एक्सरसाइज खत्म। यानी कुल मिला के हमने अगर 2 वार्म अप सेट करे और 2 वर्किंग, तो 4 सेट में हमारी ये वाली एक्सरसाइज पैक डेक की खत्म हो जाती है। अब माइक बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे और हमें करने के लिए कहते हैं इंक्लाइन बारबल प्रेस। तो इसके अंदर भी हमें वार्म अप सेट करने हैं 1 से 2 और वर्किंग भी 1 से 2। इस बार हमने डिसाइड करा कि हम एक ही वार्म अप लगाएंगे और एक ही वर्किंग करेंगे। तो माइक कहेंगे कि ये भी ठीक है, माइक के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चॉइस है। तो पहला वार्म अप हम उठाएंगे वही 75% वजन का जो हमारा मेन वर्किंग सेट होगा, लेकिन कंडीशन वही लगाई जाएगी कि ये जो दूसरा सेट होगा जो आपका वर्किंग काउंट होगा, इसमें आपको उतना वजन लेना है जिसमें कि आप 8वें रैप तक आते आते कंप्लीटली पुश करने के लायक भी ना रहो, और उस वजन को संभालने वाला उस वक्त पे कोई तो होना चाहिए। अगर आप मान लो वजन छोड़ देते हो तो वो आपके ऊपर आके गिर सकता है। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी उस ट्रेनिंग पार्टनर की जिसको हम जिम में लेकर के आए थे, मतलब जो हमारी इस ट्रेनिंग में एक रिक्वायरमेंट की तरह एक्ट करने वाला है। वो बंदा हमें हेल्प कर सकता है आखिरी का सेट कंप्लीट करने में। और इसी तरीके से अगला एक्सरसाइज अगर हम लगाएंगे चेस्ट के अंदर तो वो लगेंगे हमारे डिप्स, जिसमें कि अगर आपकी मर्जी है आप एक वार्म अप के बाद फिर अपना एक वर्किंग सेट खत्म कर सकते हो और आपका डिप भी कंप्लीट हो जाएगा। पर डिप्स में अगर आप इजीली 15-20 रैप्स भी निकाल पा रहे हो अपने वर्किंग सेट में तो क्या करा जाए? इसके लिए वेटेड डिप्स लगाने ज़रूरी है। माइक कहते थे डिप्स लगाओ लेकिन वेटेड, नीचे वज़न टांग लो अपनी टांगों से लटका करके, वही जो लोहे की चेन से हम टांगते हैं, और तब आपको वेटेड डिप्स में फेल होना है 8वें रैप तक। तो इसके अंदर हमने सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस करी चेस्ट के अंदर, और कुल मिलाकर हमने सिर्फ इसमें 8 सेट्स लगाए हैं, जिसमें कि अगर मैं वार्म अप को एक्सक्लूड कर दूं तो हमने सिर्फ 4 सेट्स लगाए हैं, और 4 सेट में 3 एक्सरसाइजेस कर ली हमने। इतना सा वर्किंग प्रोग्राम। पर दोस्तों आपको अभी भी एक डाउट होगा ज़रूर
कि फिर भी कितना भी इंटेंस हो 6 से 8 रैप तक जाते जाते तो हम लोग भी कई बार फेल हो जाते हैं, पर उससे ट्रेनिंग प्रोग्राम उतना भी खतरनाक नहीं लग रहा सुनने में जितना कि माइक इसे बताते थे। सही बात है, नहीं लग रहा, क्योंकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब वो बताने का टाइम आ गया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में माइक ने जब एक पार्टनर को बुलाने के लिए कहा था तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कहा था कि आप फेल हो जाओ और वो आपको थोड़ा सा संभाल लेगा, बल्कि वो इसलिए था कि जब आप फेल हो जाओगे उसके बाद भी वो आपसे और काम निकलवाएगा, उसी वेट पे, उसी एक्सरसाइज में, लेकिन और काम। और यहाँ पर एंट्री हो जाती है टेक्निक्स की टू पुश बियॉन्ड फेलियर। माइक फेलियर के बाद भी पुश करवाते रहते थे और कहते थे कि 3 टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। पहली फोर्स्ड रेप्स, दूसरी नेगेटिव रेप्स और तीसरी रेस्ट पाउज टेक्निक। अब हो सकता है आपने इनका नाम सुना हो क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन फिर भी ये कुछ डिफरेंट है। इन तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्स्ड रेप्स तो आपको नहीं पता, लेकिन हम सब ये करते हैं जिम में। एक बंदे को अपने साथ जिम में ले जाते हैं और कहते हैं भाई वेट में हेल्प करवाइयो। हेल्प करवाते करवाते एक टाइम ऐसा आता है कि सारा वेट वो सामने वाला उठाने लगता है और हम लोग सिर्फ आवाज़ें ही निकाल रहे होते हैं। तो ये हुआ फोर्स्ड रेप। लेकिन माइक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, अपनी नीयत को साफ रखो और अपनी तरफ से मैक्सिमम पुश करो। फोर्स्ड रेप्स का मतलब यही है कि जब आप फेल हो जाओ उसके बाद भी सामने वाला आपकी मदद करेगा, लेकिन ज़्यादातर आपका ही इसके अंदर में इनपुट होनी चाहिए। और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये था कि आप स्लो करो, एक्सरसाइज स्लो करनी है, कंट्रोल्ड मूवमेंट में, ठीक जैसे डोरी नेट्स करते थे। ऐसे एकदम फास्ट जर्क नहीं मारने। ये तो माइक मेंटेजर का सबसे बड़ा बेसिक प्रिंसिपल था। नो जर्किंग और हिलना डुलना नहीं है, डांस नहीं करना है। ये पॉइंट मैंने आगे के लिए संभाल के रखा था। खैर बता दिया तो अच्छी बात है। यहाँ पर माइक कहते थे कि आपको जो फोर्स्ड रेप्स करने हैं ना वो 3 रेपिटेशंस तक ही करने हैं। यानी आपने वेट एकदम अपना फेलियर अचीव करा 8वें रेप तक, उसके बाद 3 रेपिटेशंस फोर्स्ड निकालो, सामने वाला आपकी मदद करेगा, बट स्लो। लेकिन अगर बाय चांस आपको लगता है कि आप में और जान बची है तो इसके बाद हम अगली टेक्निक अप्लाई करेंगे जिसको कि नाम दिया गया है नेगेटिव रेप्स। नेगेटिव रेप्स का जिक्र आपने डोरी नेट्स की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में ज़रूर सुना होगा और ये वही रेप्स हैं जिसमें कि डोरी नेट्स भी कहते थे, हमेशा समझाया करते थे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी पहले ख़त्म हो जाती है। यानी आपकी पुश करने वाली एनर्जी, वजन को उठाने वाली ताकत पहले ख़त्म हो जाती है, लेकिन उस वजन को पकड़ के रखने और उसको वापस छोड़ने तक की ताकत आपके पास तब भी बची रहती है। सोच के देखो कितनी हैरानी वाली बात है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप में वजन उठाने की ताकत भले ही नहीं बची है, पर अगर किसी ने आपको वजन उठा के आपके हाथों में पकड़ा दिया तो आप उसको पकड़ लोगे, आप उसको गिरने नहीं दोगे, इतनी ताकत है। और इसी को नेगेटिव एनर्जी बोला गया है। शायद आपको याद ना हो या आपको पता ना हो, पर डोरी नेट्स ने जैसे अभी डंबल पकड़ रखा है ना फोटो में, इस तरह डंबल पकड़ पकड़ के ये बहुत देर होल्ड कर लिया करते थे। और इस तरीके से इनसे पहले कोई बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं करता था। ये ट्रेंड नेगेटिव एनर्जी से ही शुरू हुआ और ये ताकत इनको इसी नेगेटिव एनर्जी की देन है। खैर मुद्दे से हम थोड़ा भटक गए, वापस चलते हैं माइक मेंटेजर की नेगेटिव एनर्जी वाली टेक्निक पे। अब इसमें हम नेगेटिव रेप्स कैसे लगाते हैं, इसके अंदर 3 बार आपका ट्रेनिंग पार्टनर आपके लिए पुश करेगा, यानी ताकत लगाएगा वजन उठाने में, क्योंकि आपके अंदर बची नहीं है, पर उसको नीचे लाने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद वो वजन को छोड़ना नहीं है, स्लोली नीचे लेकर के आना है। और ये है नेगेटिव रेप्स जो कि माइक मेंटेजर भी करवाते थे। तीसरी टेक्निक आती है इसके अंदर में, रेस्ट पाउज। रेस्ट पाउज कोई ऐसी बहुत नई टेक्निक नहीं है, आपको भी पता होगा। रेस्ट करो 5 सेकंड के लिए और उसके बाद में फिर प्रेस करो वजन को। लेकिन मेंटेजर की ट्रेनिंग इससे भी कुछ आगे चली गई और उन्होंने कहा कि रेस्ट पाउज के अंदर आपको वजन तो कम नहीं करना, हाँ ये ज़रूर करना है कि 1 रैप मारना है हर 15 सेकंड में। अगर आप थक गए हो, आपने नेगेटिव्स कर लिए, आपने फोर्स्ड रेप्स कर लिए, क्या उसके बाद रेस्ट पाउज करने की आपके अंदर दम बचता है? यहाँ तक हर एक आदमी टूट जाता है। और एक्चुअली में ये इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा ही इंटेंस बना देता है। माइक ने इसके लिए एक सॉल्यूशन दिया, कहा कि आप तीनों टेक्निक्स एक साथ इस्तेमाल नहीं करोगे, इनमें से कोई भी एक टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फेलियर के और बियॉन्ड पुश करने के लिए। तो रेस्ट पाउज में माइक ने सबसे बढ़िया चीज़ यही बोली कि आप 4 रेप्स निकालोगे फेल होने के बाद में। अगर आज आप एक चीज़ का इरादा बनाते हो और कहते हो कि चलो पैक डेक में अब मैं रेस्ट पाउज लगाऊंगा, डायरेक्ट 8वें रैप के बाद मैं रेस्ट पाउज करने वाला हूँ, तो 9वां रैप आप 15 सेकंड बाद निकालोगे और उसके बाद 10वां रैप आप उसके और 15 सेकंड बाद। इस तरीके से आप पैक डेक की अपने एक्सरसाइज को ख़त्म करोगे। तो ये होती है रेस्ट पाउज टेक्निक। और फोर्स्ड रैप्स में भी आप 3 रैप्स से 4 रैप्स निकालोगे, नेगेटिव रैप्स में भी आप 3 रैप्स निकालोगे। तीनों में से कोई भी एक टेक्निक लगानी है। कौन सी लगानी है आप चुनो, आपको कौन सी उस दिन करनी है, आपको किससे ज़्यादा बेनिफिट लगता है। अब यहाँ पर मैंने एक चेस्ट का एग्जाम्पल तो दे दिया, पर आपके दिमाग में दोस्तों अभी भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये आखिर कैसे पॉसिबल है कि माइक मेंटेजर 3 दिन में
ट्रेनिंग करवा दिया करते थे पूरे हफ्ते भर की, और उसके बाद 4 दिन रेस्ट लेने के लिए कहते थे। उनका आखिरकार ट्रेनिंग प्रोग्राम और वो स्केड्यूल होता कैसे था, इसको जानने से पहले हम 1 मिनट आज के अपने इस प्रोडक्ट को देंगे और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये आता है बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR एडिशन, और इसके अंदर में स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूँ स्कूप इसकी 45 ग्राम की है। तो बेसिकली कि कंसनट्रेट वे प्रोटीन है जिसमें कि थोड़े से कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी मिलेंगे, एकदम आइसोलेट फॉर्म में ये नहीं है। इसके अलावा इन्होंने इसके अंदर एस्ट्रागिन डाला हुआ है। आप लोगों को पता है एस्ट्रागिन गट को हील करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और ये माइक्रोब्स को भी बढ़ाता है ताकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। ये जो मसल ब्लेज ने फॉर्मुलेशन करा है इस प्रोटीन का, इसके अंदर इन्होंने क्रिएटिन भी डाल दिया ताकि आपको स्ट्रेंथ बूस्ट भी मिले और एंड्योरेंस भी मिले जिम में एक्सरसाइज करते वक्त। तो कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है जिन लोगों को मसल बिल्ड करनी हो और स्ट्रेंथ बिल्ड करनी हो। आप चाहो उसको परचेज कर सकते हो, मैंने लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरा कोड अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अब दोस्तों वीडियो में वापस आते हैं, तो हम बात करते हैं माइक के ट्रेनिंग स्केड्यूल की। तो यहाँ पर वो एक दिन में 3-3, 4-4 बॉडी पार्ट्स करवाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन वो आपसे करवाएंगे लेग्स, चेस्ट, ट्राइसेप्स, और दूसरे दिन वो आपसे करवाएंगे बैक, ट्रैप्स, शोल्डर, बाइसेप्स। अगर आप इन सारी एक्सरसाइजेस को मिला दो तो आपको समझ आएगा कि इसके बाद तीसरा दिन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 2 ही दिन में आपने पूरे हफ्ते का वर्कआउट कर लिया है। हाँ, इसके अंदर एक वर्कआउट आप ज़रूर से देखोगे जो मिस हो रहा है, वो है एब्स की एक्सरसाइज। माइक इस हद तक कॉन्फिडेंट थे एब्स को लेकर के, कहते थे कि अगर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हो ना, आपको 2 महीने तक एब्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपके एब्स जितने थे उस एब की डेफिनेशन कम नहीं होने वाली। हाँ, आपके एब्स पहले से और डीप ज़रूर हो सकते हैं, पहले से और बढ़िया और बेहतर ग्रो ज़रूर कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं एक्सरसाइजेस को करके जो मैं बता रहा हूँ। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन या 2 दिन ट्रेन करके आप अपने एब्स भी बना लोगे, इवन तो आप एब्स की एक भी एक्सरसाइज नहीं लगा रहे हो। तो वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनके हिसाब से इंटेंसिटी इस लेवल पे जाती थी सभी एथलीट्स की कि उनके एब्स अपने आप ही ट्रेन हो जाया करते थे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, आपको हैरानी हो रही होगी, बट डेक्स्टर जैक्सन ने पूरी लाइफ लॉन्ग अपने ऐप्स का भी ट्रेन नहीं करे। उन्होंने अपने ऐप्स ट्रेन करने शुरू करे भी तो कब, 2019-2020 में, और तब उससे कोई फ़ायदा भी उनको नहीं हुआ। तो ऐप्स कई बार आपके कोर सेक्शन इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है दूसरी एक्सरसाइज से ही कि आपको ऐप्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐप्स सही बताऊं तो एक जेनेटिक मसल भी है, जेनेटिक वाइज अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे। आजकल हालांकि एथलीट्स ऐप्स करते हैं, आज का ज़माना अलग है, बट माइक मेंटरेजर के अकॉर्डिंग आपको ऐप्स लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो अब हम एक बार स्टार्ट करते हैं और निगाह डालते हैं कि ये एक दिन में 3 वर्कआउट कैसे करवा लिया करते थे। लेग्स के बाद चेस्ट और चेस्ट के बाद ट्राइसेप्स कैसे। जैसे मैंने आपको चेस्ट का भी एग्जांपल दिया, तो चेस्ट में 3 एक्सरसाइजेस और टोटल 4 सेट्स लगवा करके इन्होंने चेस्ट ही खत्म कर दी। ऐसे ये लेग्स में करते थे, ऐसे ही ट्राइसेप में। अब फर्ज करो लेग्स में इन्होंने 3 सेट लगाए और ट्राइसेप में भी 3 सेट। अगर आप गिन लोगे टोटल कुल मिला के 3 बॉडी पार्ट्स के लिए सारे के सारे सेट्स की संख्या बैठेगी सिर्फ 10। अब सोच के देखो दोस्तों, 10 सेट्स में 3 बॉडी पार्ट खत्म। और इसीलिए कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि क्यों ये सिर्फ 30 मिनट ही ट्रेनिंग करवाते थे। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए ये लेग्स लगा रहे हैं, 10 मिनट ये चेस्ट को दे रहे हैं और 10 ही मिनट ये ट्राइसेप्स को दे रहे हैं। ये एक टेक्निक का बहुत इस्तेमाल करते थे जो काफ़ी ज़्यादा अंडर नोटिस्ड चली गई। बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते इस टेक्निक को ठीक से। ये थी प्री एग्जॉस्ट सुपर सेट। कभी नाम सुना है? मैं एग्जांपल देके ही डायरेक्ट समझाता हूँ। माइक ये बिलीव करते थे कि आपको ना अपने जिस बॉडी पार्ट को आज ट्रेन करना है, मान लो मेनली आपको आज चेस्ट को अपने ट्रेन करना है, तो उसको पहले ही एग्जॉस्ट कर लो एक ऐसी ट्रेनिंग से, एक ऐसी एक्सरसाइज से जिसमें सिर्फ चेस्ट ही इन्वॉल्व होती हो। अब हमें पता है कि चेस्ट की सबसे ज़्यादा आइसोलेशन होती है पैक डेक से या फिर केबल फ्लाइज से, और डंबल फ्लाई को भी कुछ हद तक हम शामिल इसमें कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइज भी प्योर आइसोलेशन कर रही है, कहीं ना कहीं शोल्डर भी इन्वॉल्व हो जाता है, कहीं ना कहीं ट्राइसेप भी ट्रेन हो जाता है, लेकिन स्टिल सबसे ज़्यादा आपकी चेस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। माइक कहते थे कि इसी के लिए हम स्टार्टिंग ही करेंगे इन्हीं एक्सरसाइज से। कोई भी एक पिक करो, मान लो हमने पैक डेक पिक करा और उसको सुपर सेट कर दो आप इंक्लाइन बेंच प्रेस से। जैसे आपने पैक डेक करा, अपने मेन वर्किंग सेट में पहला सेट लगाया और उसके बाद इमीडिएटली आपको करने चले जाना है इंक्लाइन बारबल प्रेस। उसमें भी आप अपना पहला सेट लगाएंगे। और वार्म अप अब कैसे होगा? अब यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस गए हैं, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जांपल्स में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि वार्म अप भी 75% वेट से करना होता है। तो माइक ये कहते थे कि आप पैक डेक और इंक्लाइन बारबल प्रेस का वार्म अप भी एक साथ ही करेंगे, दोनों में हल्का हल्का वजन उठा करके दोनों के लिए अपने आप को पहले तैयार करेंगे। और उसके बाद में आपको अब सुपर सेट करना है। पहले पैक डेक करना है एब्सोल्यूट फेलियर तक, जैसे ही पैक डेक खत्म हो जाए उसके तुरंत बाद आपको इंक्लाइन बारबल प्रेस करना है एब्सोल्यूट फेलियर तक। सेट 1 रखना है या 2 वर्किंग सेट, ये आप देखो आपको क्या सही लगता है उस दिन। अब ध्यान दो दोस्तों, ये कोई कंपल्सरी टेक्निक नहीं है
ये तब है जब आपके पास कोई बॉडी पार्ट ग्रो ना हो रहा हो, आपको एडवांस और हैवी लिफ्ट करना हो। इसी तरह नेगेटिव, रेस्ट पाउज और फोर्स रेप्स भी आपको अपने इच्छा अनुसार ही अप्लाई करने हैं जब आपको लगे कि मुझे और एडवांस जाना है। अब ये सुपर सेट करने का पर्पस क्या है? इसका फायदा ये होता था उनके हिसाब से, वो ये कहते थे कि इससे आपकी चेस्ट पहले गिव अप कर देगी, क्योंकि माइक ये कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो और आपके ट्राइसेप्स पहले थक जाए, या फिर आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो और आपके शोल्डर्स पहले थक जाए। वो कहते थे जो मसल जिस दिन ट्रेन करने जा रहे हो वही थकानी है पहले, और जैसे ही वो थक गई आपका वर्कआउट वहीं खत्म। तो इन्होंने स्टार्टिंग करी आइसोलेशन एक्सरसाइज जैसे पैक डेक से और ख़त्म करा डिप्स पे, जो कि एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। माइक ने यही तरीका अपनाया लेग वर्कआउट करने में भी। लेग्स के लिए स्टार्टिंग करने के लिए कहते हैं हमेशा लेग एक्सटेंशन से, जो कम्प्लीटली एक आइसोलेशन कर देता है आपके फ्रंट क्वाड्स का, और उसके बाद उसी को सुपर सेट करने के लिए कहते हैं लेग प्रेस के साथ। उसके बाद फाइनली स्क्वाट्स करवाने के लिए कहते थे, जो एक आखिर में कंपाउंड एक्सरसाइज है। यही सेम पैटर्न दोस्तों आपको बैक के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें कहते थे बैक में आप स्टार्टिंग करो मशीन पुल ओवर से, जो कि एक नॉट्यूलस पुल ओवर मशीन होती है। हमें मालूम है नॉट्यूलस पुल ओवर के क्रिएटर थे आर्थर जोन्स, और उसके बाद इस मशीन को यूज करा था माइक मेंटरजर, डोरी नेट्स ने। और नॉट्यूलस पुल ओवर का एक सबसे स्पेशल फंडा ये था कि उस मशीन को करते वक्त आपके बाइसेप्स या आपके ट्राइसेप्स बिल्कुल ट्रेन नहीं होते थे, वो मशीन सिर्फ फोकस करती थी आपकी बैक पे। हो गई आइसोलेशन, तो माइक इसीलिए कहते थे कि स्टार्टिंग करो नॉट्यूलस से, उसके बाद उसको कंबाइन कर दो क्लोज ग्रिप अंडर हेड पुल डाउन से, जो डोरी नेट्स भी बहुत ज्यादा कहते हैं करने को। तो ये स्ट्रेटेजी है दोस्तों। कई बार आप देखते हो हम बैक ट्रेन करने जाते हैं लेकिन हमारे बाइसेप पहले थक जाते हैं, हम बैक ट्रेन करने जाते हैं लेकिन हमारे फोर आर्म्स पहले फूल जाते हैं, हमारा ब्राकियोरेडियालिस मसल इतना फूल जाता है कि हमसे सीटेड केबल रोज ही नहीं लगाए जाते, बैक को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया जा रहा, जबकि बैक में पूरी जान भरी हुई है, लेकिन छोटी मसल्स ने गिव अप कर दिया। और इसी के लिए माइक कहते थे कि अपनी बड़ी मसल को पहले थका दो आइसोलेशन एक्सरसाइज से शुरुआत करके। अब आपकी बड़ी मसल थक गई है तो आप अपने वर्कआउट को एंड करो जल्दी से जल्दी एक कंपाउंड एक्सरसाइज करके। मान लो बैक कर रहे हो, डेडलिफ्ट से एंड कर दो, या फिर बेंट ओवर बारबल रोज। तो ये इनका तरीका था कि स्टार्टिंग आइसोलेशन से, एंडिंग कंपाउंड से। अगर आइसोलेशन के लिए आपके पास नॉट्यूलस नहीं है, जो अपने हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत कम देखने को मिलती है, मैंने तो आज तक कभी देखी भी नहीं नॉट्यूलस पुल ओवर, तो ऐसे में ऑल्टरनेट आपके पास में ऑप्शन है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन या फिर डंबल पुल ओवर्स। और इसी के अंदर दोस्तों एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैंने पैटर्न और भी ऑब्जर्व किया, जो माइक मेंटरजर हमेशा ही करवाते थे। वो कहते थे एक अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे बॉडी पार्ट को उसके साथ ट्रेन नहीं कर रहे हो। भाई होता ही है, हम चेस्ट ट्रेन करते हैं, हमारे ट्राइसेप भी ट्रेन हो जाते हैं, हमारे शोल्डर भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो वो उसी तरीके से एक्सरसाइज को हमेशा पैटर्न अप करते थे। क्यों? वो बैक के बाद ट्रैप्स और ट्रैप्स के बाद में शोल्डर्स करवाते थे, बिकॉज बैक के टाइम पे कहीं ना कहीं हमारे ट्रैप्स थोड़े से ट्रेन हो रहे हैं। ट्रैप्स की एक्सरसाइज ऐसी करवाते थे जिनमें कि आपके ट्रैप्स के साथ साथ डेल्टॉइड्स भी ट्रेन हो रहे हैं, और फिर उसके बाद डेल्ट्स आपके वार्म अप हो गए पहले ही, तो डेल्टॉइड की एक्सरसाइज करवा के फिर बाइसेप्स पे आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं डेल्ट्स ट्रेन करते वक्त भी बाइसेप हमारे और ट्राइसेप भी इनफैक्ट ट्रेन होते हैं। तो हर एक मसल कनेक्टेड है, ये बात हम लोग भी जानते हैं, पर माइक इन चीज़ों का पैटर्न काफ़ी अच्छे से करवाने के लिए, इन चीज़ों को बड़े हिसाब से अरेंज करवाने के लिए एक्सरसाइजेस को जाने जाते थे। तो ये चीज़ एक्चुअली में इफेक्टिव थी, इसीलिए वो कहते थे कि एब्स भी मत ट्रेन करो, क्योंकि ट्राइसेप करते वक्त आपके एब्स ट्रेन हो रहे हैं। तो उनका इसीलिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था एक्सरसाइजेस को सीक्वेंस करने का, और इसी तरीके से वो कनेक्ट करते करते मसल्स को, सारी मसल्स ट्रेन करवा दिया करते थे एक साथ ही, एक दिन में 4 बॉडी पार्ट्स, एक दिन में 3 बॉडी पार्ट्स। बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि माइक 4 दिन का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते थे और हफ्ते में 3 दिन रेस्ट लेने को कहते थे। तो उस हिसाब से इन्हीं बॉडी पार्ट्स को हमें 4 दिन में डिवाइड कर लेना है, और अरेंज कैसे करना है वो अगेन आपके ऊपर है। कई बार ये लेग्स के साथ में बाइसेप्स भी करवा दिया करते थे और बैक भी करवा दिया करते थे। तो भैया इनको मसल कनेक्शन बनवाना आता था, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को वार्म अप करवाना आता था। मेंटरजर हमेशा ये कहते थे, ध्यान से सुनना, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो कहते थे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का मतलब है हाई इंटेंसिटी मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। वो कहते हैं कि जितना आप ट्रेन करते जा रहे हो वीक बाय वीक, आपके अंदर एक पैटर्न ऑब्जर्व होना ज़रूरी है। क्या होता है वो पैटर्न? वो कहते हैं कि ग्रोथ का मेरा सिर्फ एक ही पैमाना है जिस पे मैं ग्रोथ को नापता हूँ, और वो होता है स्ट्रेंथ इंक्रीज। आपकी हर हफ्ते स्ट्रेंथ बढ़नी कंपलसरी है, अगर नहीं बढ़ रही है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका साइज बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपके जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी मसल्स जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसको हम स्क्वीज होना कहते हैं, वो हार्ड होता चला जाना चाहिए। क्योंकि मेरी डिक्शनरी में मैं हार्ड कॉन्ट्रैक्शंस को ही हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कहता हूँ। ये खुद माइक के वर्ड्स हैं। इससे एक चीज़ हमें समझ आ गई दोस्तों, अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन रहा है तो कोई भी ट्रेनिंग दोस्तों आप कर लो वो बेकार है। और एट द एंड हम यही देखेंगे कि कितने भी भले ही अलग पैटर्न हो, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल हो हैनी रम्बॉट के या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के, जो लोग ज़्यादा करके पंप वाली ज़्यादा वॉल्यूमाइज्ड ट्रेनिंग प्रमोट करते हैं, जो ठीक माइक के ट्रेनिंग प्रोग्राम से उल्टी है, वो लोग भी
एट द एंड इसी कंक्लूजन पे बात करते हैं कि मसल स्क्वीज होना आपका ज़रूरी है, जिसको माइक ने मसल कॉन्ट्रैक्शन बोला है। भले ट्रेनिंग का तरीका अलग हो, एक ट्रेनिंग में बहुत हैवी वेट और एक में बहुत हल्के वेट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स और वॉल्यूम करवाया जा रहा है, पर एट द एंड हमारा जो एंड गोल है वो निकलेगा कि आपके मसल्स आप कितने स्क्वीज कर रहे हो, अपने मसल्स को आप कितना फील कर रहे हो। अगर वो मसल आपको वर्किंग फील नहीं हो रहा है और आप जस्ट वेट को लिफ्ट कर रहे हो तो आपकी बॉडी नहीं बनने वाली, फिर चाहे आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लो। आर्नोल्ड यही तो कहते थे कि मेरे आसपास लोग वजन उठाते रहते थे, पूरे टाइम वर्कआउट करते थे, शायद मेरे से भी ज़्यादा, लेकिन उनकी मसल्स बिल्कुल मेरे आसपास भी नहीं दिखती थी, क्योंकि मैं जब वर्कआउट करता था तो मेरा पूरा फोकस उस मसल में होता था, इतना कि मुझे लगता था कि मेरी मसल फट जाएगी। और वो कुछ बातों को ज़्यादा करके भी बोलते थे, बड़ा चढ़ाकर जिसको हम कहते हैं। और यही चीज़ें माइक मेंटरेजर, डोरी नेट्स को शायद आर्नोल्ड की पसंद नहीं थी। लेकिन एट द एंड भले ही दोनों अलग बिल्कुल डिफरेंट मेंटेलिटी के बॉडी बिल्डर हो, माइक और आर्नोल्ड, बट दोनों का जो एंड हो रहा है वो इसी रिजल्ट पे आकर के दोनों कंक्लूड कर रहे हैं कि हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन जितने हार्ड हो सके फील करने हैं, उस ब्लड को जितना हो सके उस मसल में पहुंचाना है जिसको हम उस दिन ट्रेन करने जा रहे हैं। और ये एक एट द एंड कंक्लूजन है इस वीडियो का भी, कि माइक की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वहीं पर ही आकर के रुकेगी जहां पर की हाइपर वॉल्यूमाइज्ड लाइक FST7, आर्नोल्ड की 5 घंटे वाली ट्रेनिंग या फिर इवन DTP या कोई भी और ट्रेनिंग प्रोग्राम आके खत्म होते हैं। तरीका अलग लेकिन एंड गोल सेम, और इसीलिए इन अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम से मसल भी अलग अलग दिखती है, किसी की ज़्यादा डेंस, किसी की ज़्यादा फुल, लेकिन सब के सब बॉडी बिल्डर्स इन हार्ड कॉन्ट्रैक्शंस को ही अचीव करने में लगे। और जो ट्रेनिंग आपको नहीं सिखाती कि माइंड मसल कनेक्शन कैसे बनाना है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम फेक है। इसके अलावा माइक भी इस चीज़ में बिलीव करते थे उस ज़माने में जब फ्री वेट्स का ज़माना वो था 70s 80s का, तो माइक कहते थे आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स यूज़ करने की। और कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है कि वही एक सेम थिंकिंग हमें डोरी नेट्स के अंदर भी झलकती हुई नजर आती है। वो भी अपनी मशीन्स को ही हमेशा ज़्यादा यूज़ करने के लिए जाने जाते थे। और माइक इस चीज़ में बिलीव करते थे कि मशीन्स ज़्यादा सेफ होती है एज़ कम्पेयर टू फ्री वेट्स, बिकॉज आप इतनी हाई इंटेंसिटी पे जा रहे हो, आप अपने फेलियर के बियॉन्ड पुश कर रहे हो, तो ऐसे में फ्री वेट इधर उधर गिर सकता है और आप ही को चोट पहुंचा सकता है। माइक के हिसाब से आपका मोमेंटम स्लो होना चाहिए और आपको ट्रेनिंग करनी है एक स्ट्रिक्ट फैशन में। स्ट्रिक्ट मतलब सीरियसली स्ट्रिक्ट फॉर्म। आपको जर्क नहीं मारना, आपको बाउंस नहीं करना, जैसे रॉनी कोलमैन या ब्रेंच वॉरन एक्सरसाइज करा करते थे पूरा हिल हिल के नाच नाच के। वैसे भी हमने देखा, एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि जितने भी लोग मेट्रोफ्लेक्स जिम में ट्रेनिंग करके गए हैं उनकी फॉर्म इसी तरीके की हमने देखी है। वो कभी भी स्ट्रिक्ट फॉर्म में वर्कआउट करने वाले एथलीट्स के रूप में नहीं देखे गए। माइक का जो वर्कआउट सिलेक्शन का डे था, यानी किस दिन आपको कौन सा बॉडी पार्ट लगाना है, वो दोस्तों इतना अजीब था कि बहुत लोग उसे समझ ही नहीं पाते थे। वो कहते थे ऐसी भी कोई ट्रेनिंग हफ्ते में इस तरह करता है क्या? कैसे? मान लो आप मंडे को कर रहे हो चेस्ट और उसके साथ में 2 और आपने बॉडी पार्ट लगाए। अब माइक का ये कहना है कि कम से कम 72 घंटे तक आपको ट्रेनिंग नहीं करनी। मंडे को वर्कआउट तो ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको ट्रेनिंग नहीं करनी, थर्सडे को आपको जिम आना है। इसका मतलब अगर हम इसको और फर्दर कैलकुलेट करें तो आपको एक बहुत वियर्ड, सही में बहुत वियर्ड पैटर्न ऑब्जर्व होने वाला है। हमने थर्सडे वर्कआउट मारा, अब फ्राइडे सैटरडे छुट्टी, अब आपको संडे को एक्सरसाइज करनी है। और अगर संडे को एक्सरसाइज करते हैं तो मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी, इसका मतलब हम वेडनेसडे को अपना वर्कआउट करेंगे। तो आपने देखा पहला वर्कआउट हमने मंडे से स्टार्ट किया था और वीक का अगला वर्कआउट हम वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एक दिन ऐसा भी आएगा जिस वर्कआउट को हम मंडे को कर रहे थे वो वर्कआउट हम किसी दिन संडे को भी कर रहे होंगे, उस वर्कआउट को हम किसी दिन सैटरडे को भी कर रहे होंगे, और हफ्ते के हर एक दिन हमने उस वर्कआउट को किया होगा। पैटर्न ऐसा नहीं है कि आप मंडे को चेस्ट करोगे और ट्यूसडे को बैक करोगे। वर्कआउट पैटर्न ऐसा है कि वीक में है तो 7 दिन, पर आप यूज करना चाह रहे हो 9 दिन। कैसे? फ़र्ज़ करो अगर संडे को 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाए और उसके बाद मंडे पड़े तो 9 दिन हो गए, और ऐसे में हमेशा एक्सरसाइज बिल्कुल परफेक्टली चलेगी, कोई एक्सरसाइज का डे शिफ्ट नहीं होगा, एक पैटर्न बन जाएगा। तो इसीलिए वीक में 9 दिन होने चाहिए थे माइक मेंटरेजर के हिसाब से। वैसे उन्होंने ऐसा बोला नहीं, बट ये मैं एज अ कंडीशन कह रहा हूँ जो उनको रिक्वायर्ड थी। खैर, यहाँ पर इसीलिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत लोगों ने उस टाइम पे नहीं समझा जब ये आए थे। ये सही में दोस्तों एक बहुत ही ब्रूटल टेक्निक है, क्योंकि आपको लग रही होगी अभी भी ये हल्की, लेकिन जब खुद से करने जाओगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूरा प्रोटोकॉल एक्चुअली में भले ही 30 मिनट का हो और सिर्फ हफ्ते में आपको 3 दिन वर्कआउट करना हो, लेकिन ये 30 मिनट बहुत खतरनाक 30 मिनट होते हैं। डोरी नेट्स कहते नहीं थे कि वो लाल पीले हो जाते थे, और जिस भी इंसान को अपनी HIIT वर्कआउट करवाते थे वो कभी उनके साथ दोबारा वर्कआउट करता नहीं था। और इसी में माइक का एक बहुत स्पेशल क्योट भी निकल के आता है अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के 30 मिनट ड्यूरेशन को जस्टिफाई करने के लिए। वो कहते थे कि जितना टाइम आप जिम में कम कर सकते हो कर दो, क्योंकि इंटेंसिटी से बॉडी बनती है, जिम में ज्यादा टाइम लगाने से नहीं। It is the intensity of your workout rather than its duration that determines your rate of muscular growth. So your immediate goal should be to reduce the time spent in training and to maximize your effort utilized in training.
तो इसीलिए वो 30 मिनट में सब कुछ, अगर 3 बॉडी पार्ट्स भी है तो मैंने आपको बताया 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे वो। माइंड का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप में से कितने लोग यूज़ करते हैं? आप में से कोई है? वैसे कई लोगों ने आई थिंक करा भी होगा, बिकॉज HIT फॉलोअर्स भी कई सारे हैं आज, लेकिन ज़्यादा करके आज हम लोग वॉल्यूमाइजेशन टेक्निक्स पर आ गए हैं, टाइम अंडर टेंशन टेक्निक्स पे आ गए, जो हेनरी रम्बाउट सबसे ज़्यादा प्रीच करते हैं। बिकॉज एक तरह से देखा जाए तो इन टेक्निक्स में सेफ्टी ज़्यादा रहती है। माइक मेंटजर या डोरी नेट्स या आर्थर जोन्स का हाई स्टाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं ना कहीं ऐसा साबित ज़रूर हुआ, जिन्होंने कि इंजरीज को भी बहुत ज़्यादा हमारे सामने जन्म दिया। डोरी नेट्स इंजर्ड हो गए थे अपने बाइसेप्स से 1994 ओलंपिया से 6 हफ्ते पहले, जब उन्होंने अपनी इंटेंसिटी पूरी रखी और उस टाइम पे अपने बाइसेप को उन्होंने एकदम से शॉर्ट कर दिया। क्योंकि जब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और आप कॉन्टेस्ट के करीब होते हो, आप होते हो हद से ज़्यादा ड्राई, हद से ज़्यादा फटीग्ड, आपकी मसल्स ठीक से रिकवर नहीं हो रही होती, और ऐसे में आपके जॉइंट्स एक बारी को फिर भी हो सकता है उतने ज़्यादा इंजर्ड ना हो, बिकॉज आप प्रॉपर टेक्निक और फॉर्म पे हो, लेकिन आपकी मसल एकदम से उखड़ सकती है, आपका टेंडन खिंच सकता है। और ये डोरी नेट्स के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। 97 में उनकी करियर तक को ख़त्म कर दिया इसी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ने, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आया कि कॉन्टेस्ट के करीब अपने आप को हल्का कर देना होता है। और ऐसे में उनका शोल्डर भी चला गया था, उनका ट्राइसेप भी टूट गया था, और उसके बाद उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मसल फ्रेंडली नहीं है। अब कोई भी बॉडी बहुत ज़्यादा मसल फ्रेंडली होकर नहीं बनाई जाती, लेकिन मसल फ्रेंडली से मेरा यहाँ पर स्पेसिफिकली मतलब है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कई बार इंजरी दे चुकी है पास्ट में एथलीट्स को, खास तौर से यही मांस फट जाना या चेस्ट टीयर हो जाना या कोई और मसल का उखड़ जाना, इसको कहते हैं मसल फ्रेंडली ना होना। दूसरी ट्रेनिंग्स लाइक FST, DTP या कोई भी और वॉल्यूमाइज ट्रेनिंग टेक्निक उतना ज़्यादा कभी भी इंजरीज हम नहीं देखते होते उन एथलीट्स को। डेरेक हार्डी, फिल हीथ, इन लोगों का मसल टीयर हम बहुत ही कम होते हुए सुनते हैं। आजकल के एथलीट्स ज़्यादा वॉल्यूमाइजेशन पे इसीलिए डिपेंडेंट है, बिकॉज जो ट्रेनिंग वो कर रहे हैं उससे उनकी इंजरीज कम होती है, उनका करियर लंबा चलता है। तो इसीलिए इस ट्रेनिंग को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या फिर हैवी ड्यूटी माइक मेंटजर की ट्रेनिंग। और कई बार ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा डेंजरस साबित हुई है जो ठीक से स्ट्रेचिंग या वार्म अप करना नहीं जानते। और इसलिए माइक मेंटजर का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आज कहीं ना कहीं फेमस तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों के तरफ से क्रिटिसाइज भी होता है। आप कौन सी साइड पर हो? आपको कौन सी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बताना। मैं पर्टिकुलरली एक वॉल्यूमाइज ट्रेनिंग और साथ ही साथ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग दोनों को ही मिक्स करके करना ज़्यादा प्रेफर और करवाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बट मुझे ज़्यादा पसंद हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ही है, मतलब मैं इसका बड़ा फॉलोअर हूँ। और सबकी अपनी अपनी चॉइस है, भले हम लोग इनके जैसे नहीं दिखते, बट हमारे अंदर का एक जो पैशन है जिसकी वजह से हम सारे बॉडी बिल्डिंग फैंस हैं, वो सभी के अंदर जिंदा है और वो शायद कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आपको क्या पसंद है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या फिर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और हेनरी रम्बाउट का एक वॉल्यूमाइज हाइपर वॉल्यूमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम? दोस्तों यही था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और माइक मेंटजर के ऊपर आपको बायोग्राफी चाहिए वैसे मुझे बताना, क्योंकि अब ये बायोग्राफी नहीं था, इनका सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल ही था। बस दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जाते जाते बायोजाइम PR ज़रूर चेक करते जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।